All right, guys. So let's continue our discussion of cardiovascular system, है ना। तो कल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ाते हुए आप लोगों को क्या पढ़ाया था मैंने? कार्डियक आउटपुट पढ़ाया था, स्ट्रोक वॉल्यूम पढ़ाया था, एंड एज वेल एज आप लोगों को मैंने क्या पढ़ाया था? आप लोगों को S1 S2 के बारे में भी पढ़ा दिया था, ठीक है ना। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट फर्दर डिस्कशन ऑफ आवर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, है ना। तो फर्दर डिस्कशन के अंदर हम लोग शुरू करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज। व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट चीज? दैट इंपॉर्टेंट चीज इज कॉल्ड एज S3, दैट इज कॉल्ड एज S3। नॉर्मली जब S3 की बात कर रहे हो, S3 इज मोस्टली इट इज पैथोलॉजिकल। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है? ये पैथोलॉजिकल होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज पैथोलॉजिकल होता है, ठीक है। And it can be physiological, it can be physiological, it can be physiological only and only exclusively in athletes, most likely in athletes। athletes के अंदर फिजियोलॉजिकल होने के पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जब S3 के बात चल रहा है, S3 कहां से आता है? S3 इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेंट्रिकुलर गैलोप। इट इज ए मल्टी कंपोनेंट साउंड, वेंट्रिकुलर गैलोप बोलते हो, ठीक है। नॉर्मल अस्कल्टेशन में नॉर्मली जब स्टेथोस्कोप लगा के सुनने को कोशिश करोगे तो विल यू बी एबल टू हियर S3? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। S3 इज नॉट ऑडिबल नॉर्मली। इट इज ए वेंट्रिकुलर गैलोप। इसी को बोलते हो, क्या बोलते हो? वेंट्रिकुलर गैलोप, ठीक है। अब और एक साउंड भी होता है डॉक्टर साहब, एट्रियल गैलोप। क्या बोलते हो? एट्रियल गैलोप। एट्रियल गैलोप कौन होता है? एट्रियल गैलोप इज ए साउंड, एट्रियल गैलोप इज ए साउंड दैट इज कॉल्ड एज S4, दैट इज कॉल्ड एज S4। अभी तक हम लोगों ने हार्ट साउंड्स के बारे में क्लियर कर लिए। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आई टॉट टू यू पीपल, एक चीज पढ़ाया था, क्या है? एजेक्शन फ्रैक्शन, है ना। एजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मली इट इज मोर देन और इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 60% होता है। अगर उससे कम हो जाएगा तो इट माइट इंडिकेट सम डिसऑर्डर। अगर कई चीजों में ग्रे जोन बोलते हो तो व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू लर्न इज अबाउट, दैट इज व्हाट इज द डिस्कशन। देखिए, हम लोगों का एजेक्शन फ्रैक्शन के बारे में अगर पढ़ना है तो पूरा एक डिसीज है, उसके बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ने के लिए लेट्स स्टार्ट विद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर दैट इज कॉल्ड एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कौन सी है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता क्या है, ठीक है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंडीशन। इट इज आल्सो कॉल्ड एज क्रोनिक हार्ट फेलियर, इट इज आल्सो कॉल्ड एज क्रोनिक हार्ट फेलियर, ठीक है। तो अब मेरा बात पूरा सुन लीजिए। बेसिकली हार्ट फेलियर कैन बी ऑफ टू टाइप्स। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज अक्यूट हार्ट फेलियर, ठीक है। अनदर वन इज कॉल्ड एज क्रोनिक हार्ट फेलियर। तो फार्मा के अंदर आप लोगों को मैं फार्मा का इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाते हुए एक्यूट हार्ट फेलियर का ड्रग ऑफ चॉइस पढ़ा दिया था। द ड्रग ऑफ चॉइस इज डोब्यूटामाइन। कौन होता है? डोबुटामाइन होती है। डोबुटामाइन होता क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ आयनोट्रोपिक ड्रग, ठीक है। चलो आगे बढ़ के देखते हैं कौन है क्रोनिक का। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ए क्रोनिक हार्ट फेलियर, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। व्हाट एग्जैक्टली इज द इंटरेस्टिंग थिंग? पहली चीज समझना चाहिए, हार्ट फेलियर का डेफिनेशन। हार्ट फेलियर इज नथिंग बट, डॉक्टर साहब हार्ट क्या कर रहा है? अब काम नहीं कर रहा। सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बोलना है तो हार्ट काम नहीं कर रहा है, इसलिए बोले थे हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर इज नथिंग बट डिक्रीज कैपेसिटी, decrease capacity of ventricles to pump the blood. Decrease capacity of the ventricles to pump the blood is only called as heart failure। हार्ट फेलियर के अंदर दो तरीका, अक्यूट होगा या क्रोनिक होगा, ठीक है। अब हार्ट फेलियर को ना और हम लोग पढ़ेंगे क्रोनिक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? क्रोनिक के बारे में। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट क्रोनिक हार्ट फेलियर, माय डियर स्टूडेंट्स, क्रोनिक हार्ट फेलियर इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। क्रोनिक हार्ट फेलियर इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कौन सी दो तरीके? एक होता है व्हाट इज दैट इज ओनली कॉल्ड एज सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। कौन है? सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, ठीक है। दूसरा होता है डॉक्टर साहब डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। क्या होता है? डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। यस्टरडेज क्लास आई टोल्ड यू पीपल, सिस्टोलिक का मतलब क्या होता है? वेंट्रिकुलर का सिस्टोल का बात कर रहा हूं। अगर डायस्टोल की बात कर रहा हो तो किसका बात कर रहा हूं? डायस्टोल की बात कर रहा हो तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। अब सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक हार्ट फेलियर के बारे में जब भी बात कर रहे हो तो लेट्स स्टार्ट विथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर के बारे में पढ़ने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, पहली चीज क्या होता है? सिस्टोलिक हार्ट फेलियर का कॉजेस क्या होता है देख लेते हैं। क्या होता है? कॉजेस, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेस ऑफ द सिस्टोलिक हार्ट फेलियर इज डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। व्हाट इज दैट? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का कॉज क्या होता है? मोस्ट कॉमन कॉज इज अल्कोहल, ऑलरेडी पढ़ा है।
अल्कोहल, ठीक है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी इज कॉज्ड बाय व्हाट, दैट इज कॉज्ड बाय हार्ट फेल्यूर। इट कैन बी ड्यू टू इस्चेमिक हार्ट डिसीजेस की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। इस्चेमिक हार्ट डिसीजेस का एंड स्टेजेस में भी हो सकता है। सो इन चीजों में आप लोगों को समझना क्या चाहिए, पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस के अंदर, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, पैथोजेनेसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इसके अंदर बहुत सारे होता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पैथोजेनेसिस के बारे में क्या पढ़ेंगे आप लोग, पैथोजेनेसिस के बारे में पढ़ रहे हो तो बेसिकली देर इज अ डिक्रीज फंक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्यों लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में ही बात कर रहा हूं, मोस्ट कॉमनली आप लोगों का सिस्टोलिक हार्ट फेल्यूर में इन्वॉल्व होता है, कौन इन्वॉल्व होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। डिक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकुलर पंपिंग, ठीक है। अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर पंपिंग कम हो जाएगा तो बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे एंड how it will try to compensate, let's go through everything, okay। first important aspect, अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर पंपिंग कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इट विल लीड टू डिक्रीज ऑफ कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज ऑफ कार्डियक आउटपुट। अब कार्डियक आउटपुट क्यों कम होता है, नाउ पंपिंग कैपेसिटी कम हो गया था, दैट इज द रीजन कार्डियक आउटपुट कम हुआ। अब लेफ्ट वेंट्रिकल पंपिंग क्यों कम हो गया था, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल पूरा डायलेट हो गया था। नाउ मान के चलो लेफ्ट वेंट्रिकल वाज सपोज टू बी लाइक दिस, ठीक है, ऐसा लेफ्ट वेंट्रिकल का थिकनेस होना चाहिए था। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल पूरा ऐसा बड़ा सा हो गया, ठीक है। अब ऐसा बड़ा सा हो जाएगा तो अब डायलेट तो हो गया, मतलब इट कैन फिट लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड, बट दिक्कत क्या है कि उसका पंपिंग कैपेबिलिटी कम हो जाता है, ठीक है। तो उसके वजह से कार्डियक आउटपुट कम है, तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा तो इसके वजह से दो प्रॉब्लम होता है। एक प्रॉब्लम क्या होता है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, इट विल इमीडिएटली एक्टिवेट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा तो ऑटोमेटिकली डॉक्टर साहब इट विल लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ रेनिन। रेनिन को प्रोड्यूस करवा देगा, क्यों, क्योंकि सिंपैथेटिक एक्टिवेशन विल लीड टू एक्टिवेशन ऑफ बीटा 1 रिसेप्टर, हाँ या ना, वेरी गुड। तो रेनिन एक्टिवेट हो जाएगा, रेनिन के वजह से एंड समरी कौन बनेगा डॉक्टर साहब, आल्डोस्टेरॉन बनेगा। कौन बनेगा, आल्डोस्टेरॉन बनेगा। अब आल्डोस्टेरॉन बनेगा तो गुड थिंग और बैड थिंग, इट विल बिकम अ बैड थिंग। व्हाई बैड थिंग, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आल्डोस्टेरॉन जैसे ही बढ़ जाएगा तो इट विल रिटेन किसको रिटेन करता है, इट विल रिटेन वाटर एंड ऑल्सो सोडियम, ठीक है। सोडियम एंड वाटर को रिटेन करेगा, तो अब सुन लीजिए कहानी क्या है गाइस। our patient का ventricles were not working. If the patient's ventricles are not working, that means what happens, pumping तो नहीं हो रहा है but quantity of blood क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो ऑटोमेटिकली हार्ट के ऊपर लोड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। that will increase the fluid load बढ़ जाएगा। फ्लूइड लोड बढ़ने के अलावा और एक चीज क्या होता है, अब सुन लीजिए डॉक्टर साहब। नॉर्मली ये मान के चलो तुम्हारा हार्ट था, हार्ट के अंदर से कोई ब्लड वेसल ऐसा बाहर आया हुआ है, यहाँ पे कोई कैपिलरी बन रहा था, ठीक है। अब हार्ट के अंदर वापस ब्लड आ रहा है, हार्ट के अंदर वापस ब्लड जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वाज हैपनिंग, लेट्स मेक ए सिंप्लीफाइड वे टू अंडरस्टैंड। ऐसा ब्लड वापस आ रहा था, तो यहां से आ रहा है, ठीक है। पंप कर रहा है कौन, हार्ट। अब हमारा हार्ट फेल हो गया, अब पंपिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ब्लड वापस आना भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो दैट मीन्स ऑटोमेटिकली वेनुस रिटर्न भी कम हो जाएगा, देयर विल बी डिक्रीज ऑफ वेनुस रिटर्न ऑल्सो। एट द सेम टाइम जो फ्लूइड यहाँ पे आ रहा है, फ्लूइड का कंटेंट बढ़ रहा है क्योंकि आल्डोस्टेरॉन की वजह से, तो फ्लूइड कैपिलरी में क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, तो वेनुस रिटर्न भी ज्यादा होगा, फ्लूइड अक्यूमुलेशन भी ज्यादा होगा। फ्लूइड लोड एंड वेनुस रिटर्न दोनों इफेक्ट होने के वजह से बोथ ऑफ देम विल एंड अप इनटू वन प्रॉब्लम, दैट इज increase of hydrostatic pressure। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब क्या होता है, दैट इज नथिंग बट कहीं पे भी फ्लूइड एक जगह में इकट्ठा हो जाएगा एंड इट विल पुट द प्रेशर ऑन द वास्कुलर वॉल, दैट इज ओनली कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। बेसिकली कैपिलरी के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, कहीं पे भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है, दैट विल लीड टू एडेमा। तो हम लोग इतना मेहनत करके किसका सीख लिए डॉक्टर साहब, एडेमा का सीख लिए। एडेमा के बारे में देखने के लिए आई वांट यू पीपल टू मेक ए नोट हियर। सो एडेमा क्यों होता है, पॉइंट नंबर 1, दैट इज योर रास सिस्टम एक्टिवेट होने के वजह से। मेजर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी वाज बिकॉज ऑफ रास एक्टिविटी, ठीक है। नाउ एक तरफ तो क्या समझ लिया आप लोगों ने, हार्ट फेल्यूर को
एडेमा क्यों आता है समझ लिए, ठीक है। देन लेट्स गेट टू द सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम इज दैट हार्ट के अंदर रास को तो छोड़ दो, यहां पे देखते हैं कंजेशन भी होता है। यहां पे क्या होता है, कंजेशन भी होता है। ये कंजेशन का कहानी क्या है? सो कंजेशन का कहानी इज इवन मोर इंटरेस्टिंग। आप लोगों को कंजेशन के बारे में, यू पीपल शुड नो इट वेरी क्लियरली। अगर आप लोगों को कंजेशन के बारे में पता नहीं होता है, इट विल क्रिएट ए कंफ्यूजन। तो कंजेशन के बारे में पैथोलॉजी से भी क्वेश्चन आता है, मेडिसिन की तरफ से भी आता है। कंजेशन के बारे में पढ़ते हैं। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। दिस इज योर लंग, दिस इज योर लंग, ठीक है। ये एक लंग है, ठीक है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। यहां पे क्या हो गया, यहां पे मान के चलो तुम्हारा हार्ट का डायग्राम बना लिया, ठीक है। तो नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। दिस इज योर लेफ्ट एट्रिया, दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रिया के अंदर ब्लड लेके आ रहा है। ब्लड आ रहा है, कहां से आ रहा है? ब्लड आ रहा है लंग से, थ्रू समबडी कॉल्ड एज पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड आ रहा है इनटू द लेफ्ट एट्रिया, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, पल्मोनरी वेन एक कैपिलरी बना देता है। पल्मोनरी वेन एक कैपिलरी बना देता है, किसके साथ? डॉक्टर साहब दूसरे एक आर्टरी होता है, वो इज दैट पल्मोनरी आर्टरी के साथ। सुन लीजिए, पल्मोनरी आर्टरी पंप कर रहा था वहां, कहां पे? ब्लड को लंग में, ठीक है। लंग में पंप कर रहा था। यहां पे क्या हो रहा था? गैस एक्सचेंज हो रहा था, O2 ऐड हो रहा था और CO2 बाहर जा रहा था, और ये होके ब्लड यहां पे वापस आ रहा था, ठीक है। अब problem what happened, the problem number 1 was patient had a left ventricular failure। तो patient had a left ventricular failure, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो गया। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो गया तो इसके अंदर बहुत सारे चीजें होता है। डॉक्टर साहब सुन लीजिए, यहाँ पे ना इंटरेस्टिंग बनेगा। नाउ लिसन टू मी। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से दैट विल लीड टू इंक्रीज प्रेशर, इट विल लीड टू इंक्रीज प्रेशर इन द लेफ्ट एट्रिया। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से अगर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से अगर ब्लड बाहर नहीं गया तो लेफ्ट एट्रिया से ब्लड एम्प्टी नहीं हो पाएगा, लेफ्ट एट्रिया के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। लेफ्ट एट्रियल प्रेशर बढ़ते ही दैट विल लीड टू इमीडिएटली इट विल इंक्रीज प्रेशर इन द पल्मोनरी वेन्स, प्रेशर इन द पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी वेन्स के अंदर प्रेशर बढ़ गया। अब प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये ऐसे ही चुप रहेगा क्या? नहीं। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट पल्मोनरी वेन के अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो दैट विल लीड टू वन प्रॉब्लम दैट इज ओनली कॉल्ड एज कंजेशन इन द लंग। व्हाट इज दैट? कंजेशन इन द लंग। कंजेशन इन द लंग क्या होता क्या है ये? नाउ लिसन टू मी। ये एक पिक्चर को, ये एक पार्ट को कट कर लेते हैं और यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। लेट्स कंसिडर दिस इज वन कैपिलरी इन द लंग। लेट्स कंसिडर दिस इज वन कैपिलरी इन द लंग। अब क्या हो गया? ब्लड पूरा यहाँ पे अक्यूमुलेट हो रहा था कैपिलरी के अंदर, बट ये कहीं पे भी बाहर नहीं जा रहा था। तो जिसके वजह से क्या होगा? जिसके वजह से नाउ स्लोली आरबीसी जो होता है ना, आरबीसी क्या हो जाएगा? स्लोली बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्रोनिक कंडीशन है, तो इट हैज सो मच टाइम। तो क्या हो जाएगा? आरबीसी बाहर निकल जाएगा। ये आरबीसी बाहर निकल के यहाँ पे क्या हो जाता है? ये आरबीसी को खाने के लिए एक मैक्रोफेज आएगा। देयर विल बी ए मैक्रोफेज। मैक्रोफेज विल कम एंड ट्राई टू ईट द आरबीसी एंड इट विल एंड अप डिपॉजिटिंग। कंजेशन इन द लंग का मतलब क्या होता है? आरबीसी सारे एक जगह इकट्ठा होता है, जिसके वजह से एक पिगमेंट बनता है हीमोसिडेरिन। कौन है? हीमोसिडेरिन, ठीक है। हीमोसिडेरिन को अब खाएगा कौन? हीमोसिडेरिन विल बी ईटन अप बाय द मैक्रोफेज। हीमोसिडेरिन को मैक्रोफेज खा जाएगा। अब हीमोसिड्रिन को मैक्रोफेज कहा जाएगा तो ऑटोमेटिकली हीमोसिड्रिन खाया हुआ मैक्रोफेज को ही बोलते हो आप, क्या बोलते हो? हार्ट फेल्यूर सेल। इसी को बोलते हो हार्ट फेल्यूर सेल, इसी को बोलते हो हार्ट फेल्यूर सेल। सो अब ये क्या हुआ? एक प्रॉब्लम हुआ था हीमोसिड्रिन। हीमोसिड्रिन कौन सी कलर का पिगमेंट होता है? दैट इज ओनली कॉल्ड एज, वेरी गुड, दैट इज ब्राउन कलर पिगमेंट। तो इसी कलर के वजह से लंग का कलर क्या हो जाएगा? लंग का कलर ब्राउन में बदल जाएगा। सो इसी को बोलते हो इट कैन लीड टू, अगर ऑटोप्सी में देखोगे तो इट इज ओनली कॉल्ड एज ब्राउन इंड्यूरेशन ऑफ द लंग, ब्राउन इंड्यूरेशन ऑफ द लंग, ठीक है। अब और एक बात याद रखना, अब लंग के अंदर कंजेशन हुआ है, एक कंजेशन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में भी आएगा, ठीक है। ब्राउन इंड्यूरेशन ऑफ द लंग, ठीक है। तो अभी तक दो चीज तो पढ़ लिया आप लोगों ने। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली।
अगर यहां पे प्रेशर बढ़ेगा तो इट विल अफेक्ट इवन राइट वेंट्रिकल को अफेक्ट करेगा, राइट वेंट्रिकल को भी अफेक्ट करेगा, राइट वेंट्रिकल को अफेक्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली राइट एट्रियल प्रेशर भी बढ़ जाएगा, राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ जाएगा तो सुपीरियर वेना कावा के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, दैट कैन इवन लीड टू नेक वेन डायलेशन। ये सारे प्रोसेस वेरी स्लोली होता है। सो दिस इज द पैथोजेनेसिस ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट इज योर क्रोनिक हार्ट फेलियर। ठीक है, तो क्रोनिक हार्ट फेलियर के अंदर तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है मैं आप लोगों को बताता हूं व्हाट इज दैट क्लिनिकल एग्जामिनेशन। कोई पेशेंट को क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अंदर क्या मिलेगा, क्लिनिकल फीचर्स एंड एग्जामिनेशन के अंदर क्या मिलेगा। क्लिनिकल फीचर के अंदर पेशेंट कम्स टू यू विद द कंप्लेंट्स ऑफ एडेमा, पेशेंट कम्स टू यू विद द कंप्लेंट्स ऑफ एडेमा। एडेमा क्यों हो रहा था, क्योंकि फ्लूइड ओवरलोड के वजह से। ठीक है, देन सेकेंड प्रॉब्लम लेके आएगा, सब कार्डियक आउटपुट क्या हो गया, कम हो गया। सो कार्डियक आउटपुट कम होने के वजह से क्लिनिकल फीचर क्या लेके आएगा, ही विल हैव फेटिग, ही विल हैव फेटिग। फेटिग के अलावा पेशेंट विल हैव डिस्पनिया, पेशेंट विल हैव डिस्पनिया। ये सारे डिस्पनिया इज नथिंग बट डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिस्पनिया होगा। ठीक है, इसके अलावा एडेमा के वजह से इट कैन लीड टू समथिंग कॉल्ड एज आर्थोपनिया। क्या है, आर्थोपनिया मतलब क्या हो जाएगा, रात को पेशेंट लेटा रहेगा, सडनली चेस्ट में टाइटनेस जैसा फील होने लगेगा। नाउ ही विल वेक अप एंड सिट इन द फ्रंट, ऐसा लीन फॉरवर्ड करेगा, देन ही विल बी एबल टू ब्रीथ लिटिल बिट बेटर। इसी को पोजीशन चेंज करने के वजह से ब्रीदिंग बेटर होने को बोलते हो आर्थोपनिया। क्या बोलते हो, आर्थोपनिया। सो पेशेंट एट फेटिग एंड डिस्पनिया, पेशेंट एट डिस्पनिया एंड अलॉन्ग विद दैट इवन पेशेंट को क्या हो सकता है, पेलनेस, पेशेंट को क्या हो सकता है, पेलनेस। ये सारे किसके वजह से हुआ था डॉक्टर साहब, वेरी नाइस, किसके वजह से हुआ था, कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाट इज दैट, अगर अस्कल्टेशन करोगे, अस्कल्टेशन के अंदर आप लोगों को एक चीज मिल सकता है डॉक्टर साहब, व्हाट इज दैट, दैट इज योर बेसल क्रेपिटेशन। क्या बोलते हो, बेसल क्रेपिटेशन। बेसल क्रेपिटेशन का मतलब क्या है, बेसल क्रेपिटेशन डॉक्टर साहब मैं अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ाया था, लंग के अंदर कंजेशन होता है बोला था, देयर विल बी व्हाट, कंजेशन इन द लंग बोला था, है ना। तो कंजेशन इन द लंग बोला हूं, तो कंजेशन होने के लिए क्या हुआ था, हार्ट फेलियर हुआ था, दैट इज व्हाई कंजेशन वाज देयर। अब कंजेशन के वजह से अगर लंग के अंदर साउंड, बेसल पार्ट ऑफ द लंग, बेसल पार्ट ऑफ द लंग कौन सी होता है, दिस इज द अपर पार्ट ऑफ द लंग, दिस इज द एपेक्स ऑफ द लंग, दिस इज द बेस ऑफ द लंग। ऑटोमेटिकली बेसल पार्ट में अर्ली स्टेज में ही क्रेपिटेशन मिलेगा, बेसल क्रेपिटेशन। एंड इवन इन सम केसेस देयर विल बी S3 पॉजिटिव, देयर विल बी S3 कैन बी पॉजिटिव इन सम पीपल। ठीक है, तो अगर S3 पॉजिटिव है दैट इज आल्सो इंडिकेटर ऑफ व्हाट इज दैट, हार्ट फेलियर। बात खत्म अस्कल्टेशन के बारे में। नाउ यहां तक तो समझ लिया आप लोग, बट बॉडी यार इतना हार्ट इतना फेल हो रहा है तो बॉडी चुप रहेगा क्या, नहीं रहेगा। बॉडी विल आल्सो ट्राई टू डू समथिंग। बॉडी क्या करने का कोशिश करेगा, बॉडी ये करने का कोशिश करेगा कंपेंसेटिव मैकेनिज्म, बॉडी का कंपेंसेटिव मैकेनिज्म, कंपेंसेशन मैकेनिज्म क्या होगा। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। कंपेंसेशन मैकेनिज्म के अंदर फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कहां पे कंजेशन हो रहा था, कंजेशन वाज इन द लंग के अंदर कंजेशन हो रहा था, तो लंग के अंदर कंजेशन हो रहा था, तो जिसको कंट्रोल करने के लिए, जिसको ठीक करने के लिए लंग के अंदर ब्लड ज्यादा इकट्ठा हो गया ना, अब लंग का ब्लड वेसल क्या करेगा, ब्लड को आगे पुश करने का कोशिश करेगा। ब्लड को कैसे पुश करेगा, वासो कंस्ट्रिक्ट करेगा। पल्मोनरी वेसल्स विल अंडरगो वासो कंस्ट्रिक्शन बाय प्रोड्यूसिंग समथिंग, लंग कंजेशन की वजह से विल लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ समथिंग कॉल्ड एज एंडोथेलिन। कौन होता है, एंडोथेलिन। ठीक है, एंडोथेलिन के अंदर भी डॉक्टर साहब, एंडोथेलिन के अंदर भी एंडोथेलिन ए होता है, एंडोथेलिन बी होता है, बट एंडोथेलिन ए जो होता है इट विल कॉज पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन, पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन। ठीक है डॉक्टर साहब, लंग कंजेशन के वजह से क्या हुआ था, देयर वाज इंक्रीज लोड ऑन द विच वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। क्यों, क्योंकि देखो डॉक्टर साहब, राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग में जाता था, लंग से ब्लड जाता था लेफ्ट एट्रिया, बट लेफ्ट वेंट्रिकल काम नहीं किया, लेफ्ट एट्रिया में प्रेशर बढ़ गया, तो पल्मोनरी वेन में प्रेशर बढ़ा, उसके वजह से पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर बढ़ा, दैट विल लीड टू इंक्रीज प्रेशर इन द राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर, इंक्रीज लोड ऑन द राइट वेंट्रिकल विद टू increase load on the
वेरी गुड, लोड ऑन द राइट एट्रिया। राइट एट्रिया के ऊपर जैसे ही लोड बढ़ जाएगा दैट विल लीड टू इंक्रीज ऑफ जेवीपी। जेवीपी बढ़ जाएगा, जेवीपी क्या होगा, बढ़ जाएगा। डॉक्टर साहब सुन लीजिए, राइट एट्रिया को ब्लड कहां से आ रहा है, दो जगह से आ रहा है, एक सुपीरियर वेना कावा से आ रहा है, एक इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा ऐसे फॉलो करते जाओगे, वन ऑफ द मेजर ब्लड सोर्स इनटू द इंफीरियर वेना कावा इज द हेपेटिक वेन। कौन सी वेन होता है, हेपेटिक वेन। अगर इंफीरियर वेना कावा के अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो हेपेटिक वेन के अंदर भी प्रेशर बढ़ेगा। सो जेवीपी इंक्रीज अलॉन्ग विद दैट, हेपेटिक वेन के अंदर प्रेशर बढ़ने की वजह से दैट विल लीड टू ए प्रॉब्लम कॉल्ड एज इवन ascites, इवन ascites। ठीक है, क्या होता है, ascites होता है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ योर कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स। एक तरफ का हो गया, कंपेंसेशन के लिए कैसा कोशिश करता है। ठीक है, नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर थिंग। डॉक्टर साहब हार्ट के ऊपर लोड बढ़ने के वजह से वंस देयर इज ए इंक्रीज लोड ऑन द हार्ट, सो द एट्रियास विल स्ट्रेच। वंस देयर इज ए इंक्रीज लोड ऑन द हार्ट, लोड ऑन द हार्ट, हार्ट के ऊपर लोड बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली दे विल कॉज स्ट्रेचिंग ऑफ द एट्रिया, स्ट्रेच द एट्रिया। एट्रिया स्ट्रेच हो जाएगा तो उसके वजह से डॉक्टर साहब सुन लो क्या होता है, उसके वजह से देयर इज ए प्रोडक्शन ऑफ एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड। क्या होता है, एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ठीक है, अब एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड आया। ठीक है, जैसे एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड आता है, ये करता क्या है, इट विल एंटागोनाइज, इट विल एंटागोनाइज, इट विल एंटागोनाइज आल्डोस्टेरॉन एक्टिविटी। आल्डोस्टेरॉन का एक्टिविटी क्या हुआ था डॉक्टर साहब, आल्डोस्टेरॉन का एक्टिविटी बढ़ गया था क्योंकि रास के वजह से। अब आल्डोस्टेरॉन को बंद करने के लिए एंटागोनाइज द एक्टिविटी ऑफ आल्डोस्टेरॉन, मतलब क्या करेगा, इट विल कॉज नेट्रियूरेसिस, इट विल कॉज नेट्रियूरेसिस। नेट्रियूरेसिस का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ सोडियम इन द यूरिन। जैसे ही सोडियम यूरिन के अंदर जाएगा पानी भी चला जाएगा, इट विल टेक वाटर आल्सो विथ इट, तो डिक्रीजिंग द लोड। सो योर हार्ट once load has been increased, to compensate that, it itself will produce a hormone atrial natriuretic peptide and it will try to decrease the load, that is only called as natriuresis. What is that, natriuresis? ठीक है, atrial natriuretic peptide, atrial natriuretic peptide। when we are talking about atrial natriuretic peptide, guys, I want you people to understand one of the most important aspect। क्या है, एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड एग्जैक्टली आल्डोस्टेरॉन का एक्टिविटी को बंद करवा रहा है, तो ट्रीटमेंट में हम लोग इसको यूज करते हैं एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड को। एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड का क्या करना चाहिए, एक्टिविटी बढ़वाना चाहिए। क्या कर सकते हो, एक्टिविटी बढ़ा सकते हो। ठीक है, नाउ रिमेंबर ऑल दिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब प्रॉब्लम नंबर 1 क्या था, हार्ट के ऊपर लोड बढ़ गया था। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या था, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, अब प्रॉब्लम नंबर 3 वाज व्हाट, एडेमा एवरीवेयर। ठीक है, ये सारे चीजों को ट्रीट करना है। ठीक है, अब इसके बीच में एक्टिवेट हुआ था कौन, रास एक्टिवेट हुआ था। तो रास एक्टिवेट हुआ तो ऑटोमेटिकली दैट विल लीड टू व्हाट, रास वाज द वन हु वाज कॉजिंग आल्डोस्टेरॉन एलिवेशन। अब उसको भी ठीक करना है। ठीक है, तो ये सब ठीक करने के लिए लेट्स डू व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू फॉर द ट्रीटमेंट। बट ट्रीटमेंट से पहले आप लोगों को क्या देखना पड़ेगा, वेरी गुड, आप लोग क्या देखोगे, हाँ जी, यू विल गो फॉर डायग्नोसिस, यू विल गो फॉर डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस किसका बात कर रहे हैं हम लोग, डॉक्टर साहब अभी भी हम लोग बात कर रहे हैं सिस्टोलिक हार्ट फेलियर का ही। ठीक है, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डायग्नोसिस, डायग्नोसिस कोई भी हार्ट पेशेंट के अंदर फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन यू डू ईसीजी, यू डू ईसीजी। ईसीजी के अंदर क्या मिलेगा आप लोगों को, ईसीजी के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकुलर चेंजेस मिलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल का चेंजेस मिलेगा ऑफ कोर्स, इसलिए पंपिंग कैपेबिलिटी कम हुआ था। ठीक है, ईसीजी के अलावा यू कैन गो फॉर एको, यू कैन गो फॉर एको। ठीक है, echo will give you ejection fraction। okay, ejection fraction usually it will be less than or equal to 45% तक हो जाता है in the patients with the that is systolic heart failure, pumping capability कम हो गया। ठीक है, now next important, the best investigation is
कार्डियक एमआरआई, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन वी कैन ऑल्सो यूज इज कार्डियक एमआरआई। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर आप लोग पूछोगे व्हाट इज द बेस्ट रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, कार्डियक एमआरआई करो। बट इन द लेटेस्ट डेज आप लोग और एक चीज के लिए भी चेक करते हो, दैट इज ओनली कॉल्ड एज लेवल ऑफ एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड, एएनपी लेवल को चेक करोगे, एएनपी लेवल को चेक कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो ए पॉसिबल वे टू डू व्हाट इज दैट डायग्नोसिस ऑफ द हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर को डायग्नोसिस करने के लिए ये सारे चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा डायग्नोसिस ऑफ द हार्ट फेलियर के बारे में। ठीक है, वो काम पे सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में। ठीक है, चलो ट्रीटमेंट के बारे में चलते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर इट इज वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड नाउ। तो आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड, एसी इनहिबिटर यूज कर सकते हो, वेरी गुड, एसी इनहिबिटर यूज कर सकते हो, एसी इनहिबिटर यूज कर सकते हो। ओके, बट वी कैन आल्सो यूज व्हाट इज दैट इज आर्ब्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। यस ऑफ कोर्स, आर्ब्स के साथ there is one more thing that is nephrolysin inhibitor. What is that? nephrolysin inhibitor। nephrolysin को inhibit करने के वजह से there will be increase of ANP का लेवल बढ़ जाएगा। ANP का लेवल बढ़ेगा तो aldosterone का एक्टिविटी कम करा देगा। सिंपल एज दैट। हमारे बॉडी के अंदर ANP है, ANP को मेटाबोलाइज करने के लिए एक एंजाइम था नेफ्रोलाइसिन, वो नेफ्रोलाइसिन को इनहिबिट कर दिया तो ANP बढ़ गया, ANP बढ़ जाएगा तो अल्डोस्टेरोन का एक्टिविटी कम हो जाएगा। सो आर्ब्स प्लस ANP इज द अप्रूव्ड combination we use, approved combination which is that approved combination, that is also important, you need to remember these drugs names के साथ याद रखना पड़ेगा। that is ARBs के तरफ से we use valsartan के साथ साथ we also use nephrolysin inhibitor called as sacubitril। क्या बोलते हो? sacubitril। तो sacubitril plus valsartan is the approved combination of the drug। AC inhibitor यूज करोगे vasodilate होगा, ARBs यूज करोगे vasodilate होगा, अगर nephrolysin inhibit करोगे तो उसके वजह से फ्लूइड कम हो जाएगा। so all these things they are decreasing the load on the heart। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, थोड़ी देर में आपको काम आएगा। ठीक है ना। इसके अलावा we can also use thiazide diuretics। thiazides यूज कर सकते हो। yes, thiazides or even we can use loop diuretics in for that matter। why thiazides and loops can be used to treat the edema को treat करने के लिए यूज कर सकते हो। हाँ या ना, वेरी नाइस। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इसके अलावा वी कैन आल्सो यूज वन मोर ग्रुप ऑफ ड्रग्स, दे आर कॉल्ड एज बीटा ब्लॉकर्स। क्या है? बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर करते क्या है? नाउ दे विल डिक्रीज द हार्ट रेट, हार्ट रेट डिक्रीज हो गया मतलब एक हार्ट बीट से दूसरा हार्ट बीट के बीच में ड्यूरेशन क्या हो गया? बढ़ गया, मतलब डायस्टोलिक ड्यूरेशन हैज बीन इंक्रीज्ड। इट विल इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ डायस्टोल। अगर ड्यूरेशन ऑफ डायस्टोल बढ़ जाएगा, सो अगर ड्यूरेशन ऑफ डायस्टोल बढ़ जाएगा तो दैट विल इंक्रीज द फिलिंग, बेटर फिलिंग होने के लिए मदद करेगा। दैट इज व्हाई वी कैन यूज बीटा ब्लॉकर्स इन क्रोनिक हार्ट फेलियर, बट बीटा ब्लॉकर्स आर absolutely contraindicated in a acute heart failure patient। बीटा ब्लॉकर्स आर absolutely contraindicated in which patient? acute heart failure patient। ठीक है, now when I look at all these drug, ये सारे ड्रग क्या कर रहा है? हार्ट के ऊपर लोड को कम करवा रहा है ना। हार्ट के ऊपर अगर लोड को कम कर दिया तो हार्ट को, सी लिसन टू मी, व्हेनेवर यू पुट मोर लोड ऑन द हार्ट विल ट्राई टू कंपेंसेट होने का कोशिश में क्या हो जाएगा? कभी हाइपरट्रोफी हो जाएगा, कभी डायलेशन हो जाएगा। सो ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट? कंपेंसेटरी चेंजेस। कंपेंसेटरी चेंजेस के अंदर हार्ट का शेप क्या हो रहा है? चेंज हो जा रहा है। तो ये ड्रग यूज करने से क्या हो गया? कार्डियक रिमॉडलिंग, मतलब जो असलियत मॉडल था, दैट रिमॉडलिंग विल बी प्रिवेंटेड। बेसिकली ऑल दिस ड्रग्स प्रिवेंट द कार्डियक रिमॉडलिंग। अगेन दिस इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट MCQ फॉर यू पीपल। दे प्रिवेंट द रिमॉडलिंग। ऑल दिस ड्रग्स प्रिवेंट व्हाट? प्रिवेंट कार्डियक रिमॉडलिंग। कार्डियक रिमॉडलिंग के अंदर क्या क्या आता है? दैट इंक्लूड्स
hypertrophy of the left ventricle, or for example dilation of the left ventricle. All this comes under that is a cardiac remodeling. So basically they prevent the cardiac remodeling. Very nice. Now guys, we also need to use one more thing, that is your, what is that, that is cardiac glycoside यूज कर सकते हो. क्या यूज कर सकते हो? कार्डियक ग्लाइकोसाइड. कार्डियक ग्लाइकोसाइड कौन होता है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड इज बेसिकली यू हैव ए ड्रग कॉल्ड एज डिजॉक्सिन. कौन है? डिजॉक्सिन. तो डिजॉक्सिन इज ए कार्डियक ग्लाइकोसाइड. डिजॉक्सिन इज ए कार्डियक ग्लाइकोसाइड. ये क्या करता है? इट विल इंक्रीज द पंपिंग कैपेबिलिटी. कैसा पंपिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाता है? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. डिजॉक्सिन का दो तरीके का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है. एक मैकेनिज्म होता है इट विल इनहिबिट समथिंग कॉल्ड एज सोडियम पोटेशियम ATPase. It will inhibit something called as sodium potassium ATPase. Another way it will also do one more thing. It will stimulate vagus nerve. जैसे ये वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा, डिक्रीज द हार्ट रेट कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली दैट विल इंक्रीज द फीलिंग. एक बात तो आपको समझ में आ गया अबाउट डिजॉक्सिन. बट सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को इनहिबिट करने से क्या होता है? नाउ कंसीडर दिस इज वन कार्डियक मायोसाइट. ये कार्डियक मायोसाइट के अंदर वी हैव सोडियम पोटेशियम एटीपीएस. ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस करता क्या है? पोटेशियम को अंदर लेके आता है, सोडियम को बाहर भेजता रहता है. सो दिस इज द फंक्शन विद द हेल्प ऑफ एटीपी. ऑफ कोर्स एटीपी चाहिए होता है. अब अगर मैं इसको बंद कर दिया तो सोडियम बाहर नहीं जाएगा, तो दैट विल लीड टू इंक्रीज ऑफ द सोडियम. ठीक है. सो इंक्रीज ऑफ द सोडियम, ये सोडियम क्या करेगा? सोडियम विल गेट एक्सचेंज्ड विद समबडी कॉल्ड एज, एक स्पेशल पंप होता है दैट इज बाइडायरेक्शनल पंप, दैट इज कॉल्ड एज कैल्शियम. तो सोडियम को बाहर भेजेगा, कैल्शियम को अंदर लेगा. सो दैट विल लीड टू सोडियम बाहर आ जाएगा, द कैल्शियम अंदर आएगा, इंक्रीज ऑफ कैल्शियम बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली इट विल इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी. यहां तक तो सबको समझ में आ गया. अब सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को बंद कर रहा है, तो एग्जैक्टली डिजॉक्सिन कहां पे बाइंड करता है? डिजॉक्सिन ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस है. एक तरफ सोडियम के लिए रास्ता है, एक तरफ पोटेशियम के लिए रास्ता है. ठीक है. ये क्या करेगा? एग्जैक्टली इट विल कंपीट फॉर द पोटेशियम साइट. डिजॉक्सिन कंपीट फॉर पोटेशियम साइट. अगर पोटेशियम साइट के लिए एक ही जगह है, पोटेशियम साइट एक ही जगह है, वो जगह के लिए दो लोग लड़ रहा है. कौन है? वन गाय हु इज फाइटिंग इज पोटेशियम, अनदर गाय दूसरा बंदा कौन है? डिजॉक्सिन. दोनों एक ही के लिए लड़ रहा है, पोटेशियम बाइंडिंग साइट के लिए. इफ देर इज, अगर कोई पेशेंट के अंदर इफ देर इज डिक्रीज ऑफ पोटेशियम इन द ब्लड, अब इसके कंपटीशन क्या हो जाएगा? डिजॉक्सिन का कंपटीशन कम हो जाएगा. सो इफ देयर इज अ डिक्रीज ऑफ पोटेशियम इन द ब्लड, इट कैन लीड टू डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी इजीली. क्यों? क्योंकि डॉक्टर साहब कंपीट करने वाला है ही नहीं. सो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कैन बी कॉज्ड बाय हाइपोकलेमिया इज कॉज्ड अगेन. डिजॉक्सिन के साथ किसको नहीं देना चाहिए? डिजॉक्सिन हाइपोकलेमिया की वजह से डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी इजीली होता है. दैट इज व्हाई डू नॉट यूज थायजाइड्स के साथ डिजॉक्सिन यूज करोगे. थायजाइड विथ डिजॉक्सिन can easily lead to toxicity of the digoxin. Why? Because thiazides will cause hypokalemia. अगर टॉक्सिसिटी हो भी गया, ठीक है, अगर टॉक्सिसिटी होगा तो इसका क्लिनिकल फीचर क्या होंगे? The clinical features associated with digoxin toxicity. The point number 1, first thing, patient will have yellow halos.
क्या होता है, येलो हेलोज होते हैं। येलो हेलोज मतलब पेशेंट बोलेगा कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सराउंडिंग में कोई लाइट है, ऐसा लाइट जैसा लग रहा है, बोलेगा, दैट इज ओनली कॉल्ड एज येलो हेलोज। ठीक है, येलो हेलोज के अलावा पेशेंट विल हैव मसल वीकनेस हो जाएगा, क्योंकि मसल के अंदर भी तो डॉक्टर साहब सोडियम पोटेशियम एटीपीएस होता है ना, तो मसल वीकनेस हो जाता है। इसके अलावा वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने की वजह से पेशेंट कैन हैव डायरिया, डायरिया हो सकता है। एंड वेगस नर्व स्टिमुलेशन विल ऑलवेज कॉज वॉमिटिंग मोस्टली, अगर एक्सेसिव वेगस नर्व स्टिमुलेशन विल लीड टू वॉमिटिंग। साथ में पेशेंट विल हैव ब्रैडिकार्डिया, क्योंकि वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर रहा है कौन है, दैट इज योर डिजॉक्सिन। तो ये सारे के सारे, तो एक है सारे के सारे ब्रैडिकार्डिया। ठीक है, ये सारे के सारे को क्या हो गया, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। अब डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो गया तो उसका ट्रीटमेंट कैसा करेंगे। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का ट्रीटमेंट, डोंट आंसर इट एज ए डिजीबाइंड, रादर answer it as a digoxin immune F antibody, F antibody. This is how you need to use the antidote. ठीक है, because I have seen many people who answer it as digibind, but in last NEET PG they asked a question and they never gave digibind, rather they gave digoxin immune F antibody. तो आप लोग digibind ढूंढते हुए जाओगे तो आप लोगों का क्वेश्चन गलत होने का पॉसिबल हो सकता है। So please be careful with this type of question. So digibind is like a brand name, rather proper way is that digoxin immune F antibody, immune FAP भी बोल सकते हो, दैट विल बी द ट्रीटमेंट फॉर डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो आप लोगों का क्या हो गया, दैट विल बी द स्टोरी ऑफ योर, व्हाट इज दैट, दैट विल बी द स्टोरी ऑफ योर क्रोनिक हार्ट फेलियर। क्रोनिक हार्ट फेलियर के कौन सी, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। तो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में क्या होता है, एजेक्शन फ्रैक्शन कम होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट वन थिंग कॉल्ड एज डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। By diastolic heart failure is even more complicated and dangerous. Diastolic heart failure के बारे में आप लोगों को सिंपल सी बात है, ऐसा वेंट्रिकल है, ठीक है, ये मान के चलो वेंट्रिकल ड्यूरिंग द, ये था वेंट्रिकल ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या हो गया था, वेंट्रिकल ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। चलो अब ये था वेंट्रिकल ड्यूरिंग द नॉर्मल टाइम ऑफ डायलेशन, ये था वेंट्रिकल ड्यूरिंग द नॉर्मल टाइम ऑफ डायलेशन। सो डायलेशन होगा और रिलैक्सेशन होगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड क्या हो सकता था, फिल हो सकता। बट प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, इफ कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन के बाद डायलेशन में देखो, अगर डायलेशन इतना ही होगा तो, if dilation is only little bit only, that means ventricle is having a proper diastole or not having a proper diastole, ventricle relax नहीं हो पा रहा है। exactly diastolic heart failure में ventricles fails for proper diastole, proper diastole के लिए फेल हो जाएगा। अगर प्रॉपर डायस्टोल के लिए फेल हो जाएगा तो इसके वजह से क्या होगा, लेट्स लुक इनटू इट, एक मिनट। सो नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये क्या हुआ, वेंट्रिकल तो डायस्टोल नहीं हुआ, डायस्टोल नहीं हुआ तो फिलिंग ज्यादा होगा कि नहीं होगा, अरे यार पूरा हार्ट रिलैक्स ही नहीं हो पाया तो फिलिंग क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, वेरी गुड, रिलैक्स नहीं हुआ तो फिलिंग भी कम हो जाएगा, इट लीड टू डिक्रीज फिलिंग, डिक्रीज फिलिंग। अगर फिलिंग कम हुआ है, देखो अब सुन लीजिए, फिलिंग कम हुआ है बट कॉन्ट्रैक्शन तो ठीक हो रहा है, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्लड क्या हो गया, वेंट्रिकल के अंदर कम हो गया था, तो ऑटोमेटिकली मींस व्हाट, फिलिंग कम हो जाएगा, दैट मींस दैट विल लीड टू डिक्रीज ऑफ ईडीवी। अगर ईडीवी कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली एजेक्शन फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा क्या, नहीं, एजेक्शन फ्रैक्शन रादर विल रिमेन ईदर, एजेक्शन फ्रैक्शन विल ईदर रिमेन नॉर्मल और even sometimes even increased। तो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में एजेक्शन फ्रैक्शन कभी भी कम नहीं होता है, क्यों, क्योंकि एजेक्शन फ्रैक्शन का फार्मूला देखते हैं। एजेक्शन फ्रैक्शन का फार्मूला के अंदर में क्या पढ़ाया था, ईडीवी माइनस ईएसवी, ठीक है। सो ईडीवी कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सिस्टोलिक वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, नीचे अगेन वी यूज्ड टू पुट द ईडीवी भी कम हुआ है, तो टोटली एवरीथिंग इफ इट इज चेंजिंग तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज चेंज होगा क्या, नहीं होगा, परसेंटेज विल रिमेन नॉर्मल, परसेंटेज विल रिमेन नॉर्मल। तो दैट इज द स्टोरी ऑफ योर डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर के अंदर होता क्या है, डॉक्टर साहब लाउडली बोलिए, नॉर्मल एजेक्शन फ्रैक्शन। तो पॉइंट नंबर 1, सर
एक डायस्टोलिक हार्ट फेल्यूर क्यों होता है? इट इज कॉज्ड बाय, दिस इज कॉज्ड बाय यूजुअली, नाउ व्हाट हैपेंस, मान के चलो ये एक वेंट्रिकल था भाई, एक वेंट्रिकल से मैं एक टुकड़ा पीस लिया, नाउ यहाँ पे एक कार्डियोमायोसाइट है, अनदर कार्डियोमायोसाइट है, अनदर कार्डियोमायोसाइट है, ये कार्डियोमायोसाइट एंड दूसरा कार्डियोमायोसाइट का बीच में इफ आई हैव समथिंग accumulated, now what happens, my heart will be able to relax? No. तो diastolic heart failure will be caused by which type of disorder? Caused by accumulation disorder. accumulation disorder. तो accumulation diseases कौन होते हैं? accumulation diseases के लिए classic example we have a disorder called as amyloidosis. When I'm talking about amyloidosis के अंदर क्या होता है? amyloid, it is a type of abnormal protein जो हार्ट के अंदर डिपॉजिट होके क्या करवाता है? हार्ट फेल्यूर करवाता है. It can also be seen with, for example, sarcoidosis. What is that? sarcoidosis. What exactly is sarcoidosis? इसके अंदर क्या डिपॉजिट होता है? sarcoid डिपॉजिट होता है. ठीक है, जैसे sarcoid के बारे में बता दिया ना. Now listen to me. सार्काइड कहाँ कहाँ अक्यूमुलेट होता है? जैसे एमसीक्यू टाइप से पॉइंट्स दे देता हूँ. सार्काइड कैन अक्यूमुलेट इन द लंग्स. चेस्ट एक्सरे के अंदर इट विल हैव ए क्लासिक फाइंडिंग कॉल्ड एज हाइलार लिम्फ एडेनोपैथी. हाइलार लिम्फ एडेनोपैथी. ठीक है, हाइलर लिम्फ एडेनोपैथी के अलावा पेशेंट कैन आल्सो हैव आर्थराइटिस. ऑल दिस आर classic changes associated with sarcoidosis. If you look in further, in 50 to 55% of the patients with sarcoidosis, 50 to 55% लोगों में ACE enzyme elevate हो जाता है. ACE enzyme will be increased, but exact reason is not so much clear so far. ACE क्यों elevate होता है, but आपको मिलता है elevated ACE. This is the story of your accumulation disorder. तो accumulation disorder के अंदर आप लेजर मतलब रेजर लेके ऐसा शेव तो नहीं कर सकते हो, ऐसा निकाल तो नहीं सकते हो स्पून डाल के. तो अक्यूमुलेशन डिसऑर्डर हो जाता है. तो एंड स्टोरी बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा? बेस्ट ट्रीटमेंट के अंदर आपको करना पड़ेगा कार्डियक ट्रांसप्लांट. क्या करना पड़ेगा? कार्डियक ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा. दिस इज द स्टोरी ऑफ योर, व्हाट इज दैट स्टोरी ऑफ योर, दैट इज योर डायस्टोलिक हार्ट फेल्यूर. डायस्टोलिक हार्ट फेल्यूर इज अ कंडीशन जिसके अंदर क्या होता है? एजेक्शन फ्रैक्शन विल रिमेन नॉर्मल और इंक्रीज्ड. सो विद दिस मच बीइंग सेड, लेट्स फिनिश द स्टोरी ऑफ योर, व्हाट इज दैट हार्ट फेल्यूर हियर.